और अपनी कई योजनाओं और कोविड प्रबंधन से देश में एक इतिहास बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आपसे अनुरोध उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए। माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र साहब, लोकसभा के स्पीकर माननीय ओम बिरला जी, डिप्टी स्पीकर माननीय हरबंश जी, हमारे अपने विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, आदरणीय गुलाब सिंह कटारिया जी, उपस्थित तमाम विधानसभाओं के माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषद के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, मेरे मंत्रिमंडल के साथी, विधायकगण, सांसदगण, पूर्व विधायकगण, लोकसभा के तमाम अधिकारीगण, विभिन्न विधानसभाओं, विधान परिषद के सचिवगण, उपस्थित अतिथिगण, मैं सबसे पहले ओम बिरला जी को, डॉक्टर सीपी जोशी जी को और आप सबको जो पीठासीन अधिकारी है उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने 2 दिवसीय सम्मेलन बहुत ही कामयाबी के साथ में संपन्न किया। 2 दिन में आपने जो विचार विमर्श किए हैं उसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा, ऐसा मेरा मानना है। जब कभी साथ बैठते हैं, विचार विमर्श होता है, तो नए नए विचार अपना आप ही आते हैं, सुझाव आते हैं, उसके आधार पर फैसले भी होते हैं और उसका लाभ सबको मिलता ही मिलता है। उसी का परिणाम है कि डॉक्टर सीपी जोशी जी ने आप सबकी भावनाओं को रिप्रेजेंट किया, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किया। और मैं कहना चाहूँगा कि मुझे पता है कि लोकसभा के अंदर भी 1964 के अंदर ऐसे ही प्रस्ताव पास करके भेजा गया और सरकार ने उसको मंजूर किया। तो मैं भी सिद्धांत रूप से इस बात को सहमति व्यक्त करता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि विधानसभा से प्रस्ताव आता है तो उस पर हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करेंगे। मेरे ख्याल इतना बहुत है, अध्यक्ष जी, बाकी आप निपटा दो। ज्यादा होता ताली बस कम है, ज्यादा होना चाहिए। तो आप ताली बजाने वाला समझ लो भैया कि आप निश्चिंत रहो, अध्यक्ष जी की बात में कभी टालता नहीं हूँ। आपकी ताली भर गई, अध्यक्ष जी ताली भर गई, और अध्यक्ष जी मेरी बात कभी टालते नहीं। इस मौके पर बाकी तो अभी मिश्रा जी और ओम बिरला जी हमें संबोधित करेंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे। इस मौके का मैं फायदा उठाते हुए 2-3 बातें अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। राजस्थान ने कुछ नवाचार तो बहुत किए हैं, पर मैं 3 नवाचार की बात आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आप पीठासीन अधिकारी हैं, आपका अपना हो रहा होता है विधानसभाओं के अंदर, आपकी बात को सरकार को सुनना पड़ता है, चाहे प्रत्यक्ष को या परोक्ष को हो। आप संदेश भी कर सकते हैं हमारे मुख्यमंत्रियों को। मैंने मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी रिक्वेस्ट की है। एक तो हमने लागू किया चिरंजीव योजना यहाँ पर हेल्थ के लिए, पूरे देश के अंदर ऐसी योजना कहीं नहीं है। एक प्रकार से यूनिवर्सल हेल्थ, राइट टू हेल्थ का हम बिल लेके आए हैं असेंबली के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो पास होगा। उसमें 10 लाख का हमने बीमा कर रखा है, और 10 लाख के अलावा अगर किसी परिवार में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई, किडनी या लीवर या कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट, उसका इलाज का खर्चा भी अलग से सरकार देती है उस परिवार को। ये हमने यहाँ पे कर रखा है। साथ में 5 लाख का दुर्घटना बीमा कर रखा है उसी स्कीम के अंतर्गत, जिसका नाम है चिरंजीव योजना। आईपीडी ओपीडी से फ्री, सीटी स्कैन, एमआरआई सब फ्री, सारे टेस्ट फ्री है, पूरा इलाज फ्री है। मैं चाहूँगा कि पूरे देश में ये स्कीम लागू हो, और समय आ गया कि हम उसमें राइट टू हेल्थ, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में और सोनिया गांधी के वक्त में पहली बार
अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई। मतलब पहले स्कीम बनती थी, उन्होंने कानून बना के नरेगा दिया, आरटीआई दिया, आरटीई दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया। अब सरकार किसी की पार्टी की हो और वो कानून आपके बन चुके हैं तो उसका लाभ देशवासियों को मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि इसी ढंग से ये राइट टू हेल्थ का स्कीम जो है आप सबका प्रभाव होगा, तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी इस पर गौर करेगी। दूसरा मेरा पॉइंट था, पेंशन एक्ट बना और सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने। अभी हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निश्चित जनों को। अब भारत सरकार 10 लाख 9 लाख लोगों को देती है, उसमें से 200 रुपये प्रति, जबकि हम देते हैं 1000 रुपये, 750 रुपये। मैं सोचता हूं कि दुनिया के सब मुल्कों में जो विकसित राष्ट्र है वो वीकली पहरा देते फैमिलीज को। आप लोग भी जाते रहते हैं, आते रहते हैं। कोई परिवार जो नीडी है उसके भरण पोषण की सरकार जिम्मेवारी होती है। कोरोना के अंदर हमने अनुभव किया और 35 लाख लोगों हमने डेस्टिट्यूट थे, उन सबको हमने ढूंढ करके उनके घरों में डीबीटी करी, बैंकों में 5 बार 5,500 रुपये दिए हम लोगों ने। एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भाई ऐसे वक्त में सरकार खड़ी है। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और मुझे कहते हुए घर है कि राजस्थान वासियों ने, तमाम बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमने कांग्रेस, बीजेपी सबको साथ लिया, सीपीएम। और मुझे खुशी तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, धर्मगुरुओं ने, एक्टिविस्ट ने, एनजीओ ने मिलकर के उस वक्त में एक दूसरे की इमदाद करी और कोई भूखा नहीं सोया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने वही वर्ड काम लिया है देश के लिए। भारत सरकार को कहा कि इस देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मेरा मानना है कि वक्त आ गया है कि वो मिलारी बैठ प्रधानमंत्री जी को प्रभावित भी कर सकते हैं, अपनी बात कह भी सकते हैं कि ऐसे ही कानून जो है आरटीई की तरह, फूड सिक्योरिटी एक्ट की तरह, नरेगा की तरह ऐसे ही कानून बने देश के अंदर। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी कंपल्सरी हो। उदाहरण के रूप में आज बिल्डिंग बनी, हम जहां बैठे हैं, खाली मशीनों से नहीं बनती है, मजदूर काम करता है। मजदूर जब उसका एज हो जाती है वो फिर काम करने लायक रहता नहीं है। घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि उनकी देखभाल भी नहीं कर पाते। उस मजदूर को जिंदगी में बुढ़ापे के अंदर अगर सोशल सिक्योरिटी मिलती है तो बुढ़ापा आराम से निकल सकता, अंतिम सांस तक आदमी कॉन्फिडेंस से जिंदा रह सकता है। तो ये मैं समझता हूँ वक्त आ गया है सोशल सिक्योरिटी का एक्ट बने पार्लियामेंट के अंदर, ये मेरा मानना है। और एक और पॉइंट, मेरे पॉइंट तो हमने कई स्कीम लागू की है, ओपीएस जिसका बहस चल रही है, हमारी आलोचना भी हो रही है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आलोचना कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने सोच समझ करके, गुणा भाग करके, हमने मानवीय दृष्टिकोण से 35 साल की सर्विस करता है कोई व्यक्ति, कोई कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि बुढ़ापे के अंदर सरकार जो पहले ध्यान रखती थी वो ध्यान रखेगी ओपीएस के माध्यम से। वरना नई जो पेंशन योजना है उसकी आलोचना सीएनएजी ने भी करी। आज 15 साल के बाद में कोई नियम कायदे नहीं बने। ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा है, उसका जुडिशियल कमीशन विरोध कर रहा है, इसलिए हाईकोर्ट जजेस को ओपीएस मिल रही है, हाईकोर्ट जज को ओपीएस मिल रही है। भारत सरकार ने जो एनपीएस लागू किया तभी आर्मी को मिल रही है ओपीएस, बीएसएफ को, आईटीबीपी को, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिल रही है एनपीएस। आज ही मैंने सुना है या कल शायद हाईकोर्ट दिल्ली ने फैसला किया है कि आप इन पैरामिलिट्री वालों को भी ओपीएस लागू करो। ये स्थिति बन गई है, तो क्यों नहीं इस पर पुनर्विचार हो और पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू होनी चाहिए, मेरा मानना है। ये भेदभाव है, जजेज जो है उनकी जुडिशरी में, क्योंकि उनके खुद के हाथ में है, जुडिशियल कमीशन ने कहा कि हम लागू नहीं करेंगे। तो एक नीति होनी चाहिए देश के अंदर, मेरा मानना ये। तो ये मैंने कहा कुछ मौके का फायदा उठाऊं
कि जो आप सब हस्तियां बैठी हुई है, जो हमारे पीठासीन अधिकारी है, उनका बहुत वर्चस्व होता है। डिपेंड करता है कि वो पीठासीन अधिकारी किस रूप में अपनी शक्तियों को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने विचारों को काम ले। हमारे साथी राठौड़ साहब हाथ जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि आप इस मौके का फायदा उठा रहे हो। मौके का फायदा जनहित में उठा रहा हूं, मैं कर्मचारियों के हित में उठा रहा हूं, और मैं समझता हूं राजस्थान से एक मैसेज जाना चाहिए। इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार की भी कुछ योजना है, वो पूरे देश में एक साथ पहुंच गई आप लोगों के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी। आपने अपनी घोषणाओं के माध्यम से विश्वास दिया है हमको, आकाश दिया है हमको। आपका आभार।